हेलो फ्रेंड्स, तो अपन डी एंड एफ ब्लॉक शुरू कर रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपन पीरियोडिक टेबल एंड जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसमें पढ़ चुके होते हैं, और बची कुछ बातें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके होते हैं। तो नया कुछ भी नहीं है, बट एक बार फिनिश करना है बस। ठीक है, तो यह एनसीईआरटी चल रही है। मैं आपको बता दूँ आपको डी ब्लॉक में क्या होता है। आपने पीरियोडिक टेबल में देखा ही था डी ब्लॉक कहाँ आता है। इसमें आती है थ्री डी सीरीज आती है जो स्कैंडियम से लेकर के आपकी जिंक तक चलती है, 21 से लेकर के 30 तक। फिर 4D सीरीज आती है, वो यट्रिबियम से लेकर के आपके कैडमियम तक चलती है, 39 से 48। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी बोल रहा था कि याद कर लो इनको, कौन सी सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक चलती है, और आज भी बोल रहा हूँ। ठीक है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। लेंथेनम से लेकर के मरकरी तक, जिंक कैडमियम मरकरी इधर चल रहा है ना। और उसके बाद में ये होती है आपकी 57 से लेकर के 80 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में लेंथेनॉइड आ जाएगा। ठीक है, 6D सीरीज होती है AC यानी एक्टिनॉइड से लेकर के 89 से लेकर के यहाँ आप तक की CN तक होती है। ठीक है, और ये होता है आपका ग्रुप नंबर 118, 117, 116, 115। ठीक है, ये इतना क्यों लंबा? क्योंकि बीच में एक्टिनॉइड आ जाता है। ठीक है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड को भी अपन पढ़ेंगे। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं। जो लास्ट वाले एलिमेंट होते हैं ना, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट पूरे को। ठीक है, बट ये जो लास्ट वाले एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। आई बात समझ में? दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोलते हैं जो एस और पी ब्लॉक के बीच में आए, सही बात है, बट जिनके डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि कंप्लीट फिल डी नहीं होना चाहिए, आपको D10 कहीं नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देखो D10 कहाँ नहीं मिलना चाहिए, कहीं पे भी, एक जगह पे भी मतलब दोनों जगह अगर D10 मिल गया, एक होता है नॉर्मल कन्फिग्रेशन, जो अपन कन्फिग्रेशन लिखते हैं, कन्फिग्रेशन। ठीक है, और एक होता है स्टेबल आयन फॉर्म। अगर दोनों में D10 मिल रही है तो उस कंडीशन में वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। जैसे अपन दो चीज़ों की चेक करते हैं, कॉपर की चेक करते हैं। कॉपर की अगर नॉर्मल चेक करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D10 4S1। तो इस शर्त के अनुसार तो कॉपर है ना, कॉपर हो गया आपका, AG हो गया, AU हो गया, PT हो गया, ये सब इनमें D10 जिनमें भी होता है, आप देख लेना है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। बट दूसरी कंडीशन ये होती है इसका स्टेबल आयन कौन सा होता है? कॉपर+2। जब आप कॉपर+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तब क्या आएगा? वो तब आएगा 3D9। अब देखो, अब यहाँ D10 नहीं है, तो किसी एक में भी अगर, दोनों में अगर D10 3D10 होता तो अपन बोलते हैं कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बट एक में है, एक में 10 नहीं मिल रहा, तो ये कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट होगा। लेकिन अगर आप जिंक, कैडमियम, मरकरी या इसको CN को देखते हो, ठीक है, तो इनके दोनों कंडीशन में, जैसे जिंक की बात कर लेते हैं अपन, जिंक की बात करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D10 4S2, तो नॉर्मल में D10 है। अब जिंक बनाता है जिंक+2 आयन। अब +2 में भी देखोगे ना तो क्या होगा? 3D10। अब भी 10 है, यहाँ भी 10 था, दोनों जगह 10 आ जाए, इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये वाली बातें, पहली बात तो ये थी कि कहाँ से कहाँ तक चलते हैं ग्रुप में। तो डी ब्लॉक जो होता है वो आपका ग्रुप में चलता है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12। और पीरियड देखोगे तो पीरियड में 3D सीरीज कौन से पीरियड में आती है? 4th पीरियड में आती है, और ये 5th पीरियड में आती है, ये 6th पीरियड में आती है, ये 7th पीरियड में आती है। क्यों? क्योंकि जो डी होता है ना उसको N-1 लिखते हैं। N क्या है? पीरियड। आगे बात में 3 से 12 होती है, और ये हो गया आपके बाद में।
उसके बाद में सीरीज़ की बता रहा है, एक स्कैंडियम से जिंक तक अपन बात कर दी, एक यही से कैडमियम तक, और La टू मरकरी, ये सारी बातें कर दी अपन ने यहाँ तक। ठीक है, लेंथेनॉइड को बोलते हैं, ये लेंथेनॉइड आएगा, इसको 4F बोलते हैं, एक्टिनॉइड को 5F बोलते हैं। मेरे को बहुत भयंकर जुकाम था, अब मानोगे नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी चैप्टर थे ना वो सारे मैंने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे, और फिर मैं एक सप्ताह तक कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत सही है मेरी। तो उसके बाद में लेंथेनॉइड हो गया 4F 5F, ये इन्फॉर्मेशन आप पहले भी पीरियोडिक टेबल में ले चुके हैं, ऐसी कोई नया कुछ भी नहीं था। और ये बाद में कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है कौन सा नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ समझ में आ गया। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्लस स्टेबल आयन फॉर्म में, दोनों में अगर D10 होता है तो उसको बोलते हैं कि ये भाई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और अगर जैसे कॉपर को चेक किया तो कॉपर नॉर्मल में D10 था, बट अपने स्टेबल में D9 आ गया, 10 नहीं था, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपको नहीं पढ़नी है। ओके, उसके बाद में डी ब्लॉक इसमें कहाँ पे होता है, ये बात अपन कर चुके हैं कि पीरियड की बात करोगे तो 3rd पीरियड से लेकर के 12 नंबर पीरियड तक होता है, और सॉरी ग्रुप में। और पीरियड देखोगे तो 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड में आते हैं। ये पीरियडिक टेबल में भी बात कर चुके थे, यहाँ भी बात कर ली, कोई ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत अच्छे से अपन लोग पीरियडिक टेबल में कर चुके हैं इनका, अगर आपने नहीं देखा है तो पीरियडिक टेबल में जाइए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने 3D 4D 5D और 6D सबके नाम कैसे याद रखते हैं, कौन सी सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस पर 3 वीडियो बना रखे पहले से, तो यहाँ अपन कवर नहीं कर रहे हैं इनको। आपका काम है एज अ होमवर्क एक बार सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। ठीक है, ओके, आगे बात समझ में। ओके, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। तो बोलता है ये सारी बातें वापस वही आती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें अपन ने ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी की बातें कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी एक से एक करके अपन देखते हैं। तो यहाँ से आपको देखने की कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी आपको एनसीईआरटी की नहीं देखनी है। ओके, और अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह, ये अपन जैसे वहाँ निकालते थे कोऑर्डिनेशन में, वैसा यहीं देखेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं अपन लोग साइज की बात, हालांकि साइज अपन सबसे पहले साइज की बात देखते हैं। साइज अपन पहले देख चुके हैं, लेकिन ये ग्राफ नहीं देखे थे, इसलिए ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये आपको जो सीरीज दिख रही है ना, जो इस सीरीज में ऊपर होगा ना, ये आपकी 3D सीरीज है। तो 3D की साइज कम है, ऊपर जा रहे हैं ना, जैसे मान लो रेडियस मान रहे हैं ना, ये पिको नैनोमीटर में है, इसकी रेडियस 12 नैनोमीटर थी, किसकी, और ये जो देख रहे हो इसकी 12 तो किसी की नहीं है, बट हाँ 13 नैनोमीटर किसी के नहीं है, लेकिन 12 और 13 के बीच में तो किसी की है ना, ये कॉपर की कितनी है, कुछ 12.8 कुछ होगी ना। तो इस बेसिस पे वैसे अपने को इनका ऑर्डर अपन पहले से लिख चुके हैं, अपन बहुत अच्छे से लिख चुके हैं साइज़ का ऑर्डर, तो दोबारा और लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होगा। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, 3D सबसे कम है साइज़ में यहाँ से लेकर के, लेकिन अगर आप 3D कैसे कंपेयर करते हैं, ऐसे कभी कंपेयर नहीं करेंगे कि इसका पहला एलिमेंट दे, इसका लास्ट वाला एलिमेंट को इसके एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और फिर बोलेंगे कि नहीं स्कैंडियम तो इससे बड़ा है, ऐसा कभी नहीं होगा। सेम ग्रुप वाले में ही कंपेयर करेंगे, मतलब ऐसे ही कंपेयर करेंगे। जैसे इन तीनों एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो सबसे छोटा कौन है, 3D है, फिर उससे बड़ा कौन है, 4D है, और 4D और 5D लगभग बराबर है, बड़ा तो अभी भी 5D है, बट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D लगभग बराबर है। ये बातें अपन लोग पीरियोडिक टेबल में कर चुके थे, ठीक है। अब देखो इनको अगर आप देखते हो ना, देखो ये जर्कोनियम और हाफेनियम, ये जर्कोनियम और ये हाफेनियम, ये तो लगभग बराबर है। तो ये तो क्वेश्चन आता ही है ना, जर्कोनियम और हाफेनियम बराबर होते हैं, 2020 में भी, 19-21 में भी आया था ये, ठीक है। और कौन कौन ज़्यादा बराबर है, CU और AG ज़्यादा बराबर है। इनकी साइज़ नहीं बोलता, ये तो ओवरलैप ही कर रहे हैं, बट नहीं पूछता इनकी। जर्कोनियम और हाफेनियम बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो एक तो आपको साइज़ के ऑर्डर में ऐसे ही पूछेगा, इन तीनों का ऑर्डर पूछ लेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आयरन छोटा होगा, फिर रुथेनियम, फिर और ये लगभग बराबर ऑस्मियम,
ऐसे तो करोगे ना, जिंक, फिर इनको बराबर कर दोगे। ऐसे ऑर्डर पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये कितने सारे क्वेश्चन बन गए, 10 क्वेश्चन तो ये बन गए। देखो अब मैंने यहाँ बराबर का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद शुरू होता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला नहीं लगा है। स्कैंडियम, यूट्रोपियम, और ये यहाँ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा ही नहीं है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इसके बाद लगेगा। और दूसरा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये तो आता ही रहता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है दोनों, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। उसके बाद में खाली 3D का अगर अपन ऑर्डर देखेंगे तो पहले क्या हो रहा है, देखो साइज़ पहले बहुत बड़ी थी, स्कैंडियम बहुत बड़ा था। हालांकि ये पीरियड अगर आपको इसको देखोगे तो ये कैसे सेट है, ये पीरियड, ये ऐसे पीरियड में सेट है। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ क्या होगी, कम होनी चाहिए, कम होगी तो इसकी साइज़ सबसे बड़ी होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। और ग्राफ से भी पता लग रहा है। खाली अब है ना ग्रीन वाले ग्राफ को देखो तो 3D स्कैंडियम की साइज़ सबसे बड़ी है, फिर इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर अब देखो क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर क्या होता है, ये लगभग आपको ये तीनों लगभग बराबर नहीं दिख रहे क्या, लगभग ऑलमोस्ट बराबर, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बराबर। यहाँ तक साइज़ है ना, ये मैग्नीज है, मैग्नीज तक साइज़ लगातार डिक्रीज हुई है। देखो सिर्फ ग्रीन वाले को देखो, सिर्फ ग्रीन वाले को, यहाँ से यहाँ तक बड़ा भयंकर फॉल था, यहाँ से यहाँ तक फॉल था, यहाँ से यहाँ तक फॉल था, यहाँ तक फॉल था, और इसमें भी फॉल था, है ना, फेरस में। लेकिन इन तीनों की साइज़ तो बराबर है ना, लगभग बराबर है। देखो एक पतली सी लाइन मैंने खींची, तीनों गायब भी हो गए। तो फेरस, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों की साइज़ लगभग बराबर है। अब क्या हुआ, अरे कॉपर की साइज़ तो बढ़ गई, निकल, तो कॉपर में साइन ऐसे आ जाएगा, जिंक, जिंक और बढ़ गई। समझ में आया बात, ये बात अपन ने पीरियोडिक टेबल में कर चुके हैं अपन, बट अब दोबारा यहाँ और कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, इस ग्राफ से देख करके आपको लिखना आना चाहिए ऐसे। 4D सीरीज में भी यही होगा, यारी, जरा, निभा, मौत तक, रोता रहा, पढ़ता रहा, आग में कूदता रहा, वही सेम एरो। ठीक है, देखो ना एक ग्राफ एक जैसा ही तो है घुमा हुआ। 5D सीरीज, 3D 4D 5D यही तो दिए हुए, इसीलिए इनको ही कंपेयर करेंगे। लेकिन आएगा तो कौन सा आएगा, यही आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। बट इसी के जैसे हैं तो लिखने में क्या ही जाता है अपना, ला, हफ्ता, वरना, रे, उसकी इधर पिटाई और होगी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑर्डर है सेम, ठीक है। आगे साइज का ऑर्डर, साइज बोले, वॉल्यूम बोले, कुछ भी बोले तो आपको यही आएगा, ओके। तो एक ये वाला ऑर्डर याद रख देना, स्कैंडियम, यूट्रोपियम और लेंथेनम। यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, LC मतलब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, ओके। तो ये तो हो गया साइज़ का। थ्योरी NCERT की मत पढ़ना, कोई काम की नहीं है वहाँ पे इतनी ज़्यादा, और पढ़ो तो फटाफट पढ़ने पलट लेना, इनका कंक्लूजन यही निकलता है, और बाकी सारी चीज़ें अपने से बनती है। क्वेश्चन मैं सारे इसी से करवा लूँगा। फिर अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ओके। देखो ये सब होते हैं मेटल, अपन S ब्लॉक में भी पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, वहाँ डिक्रीज हो रहे थे डाउन द ग्रुप, सही बात है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो मेटेलिक बॉन्ड कमजोर हो रहा, साइज बढ़ रहा था। S ब्लॉक में अपन ने क्या बात की थी, S ब्लॉक का कंसेप्ट था कि डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी, साइड बढ़ेगी तो मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर होगा। बट यहाँ कुछ क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर में ये लोग
लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में अगर आपको कंपेयर किया जाए तो डी ब्लॉक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आप देख ही लो ना, डी ब्लॉक मतलब आयरन, एस ब्लॉक मतलब सोडियम, जो खुद हवा में ही आग पकड़ लेता है, और आयरन को कितना ही गला दो, कितना बड़ी मुश्किल से गलता है वो, है ना। तो सोडियम तो चाकू से काट सकते थे, इतना सॉफ्ट था बेचारा, और आयरन कितना हार्ड है, कॉपर कितना हार्ड है, तो खुद कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ देख रहे हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट 1000 के ऑर्डर में, क्या 1000 केल्विन के ऑर्डर में है ना। तो दो, तो डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का रीजन क्या होता है, वह एस ब्लॉक में सिर्फ क्या कारण था, मेटेलिक बॉन्ड थे। डी ब्लॉक में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड के साथ साथ में कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। अब बोलोगे कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ से आए, सॉरी गला खराब है मेरा थोड़ा सा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। कहाँ से आते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड भी आ जाएंगे, तो कुछ अजीबोगरीब इनका होता है। लास्ट में जो होता है ना, जिंक कैडमियम मरकरी, इन्होंने लिखा भी नहीं है, जिंक कैडमियम मरकरी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत लो होता है, वेरी लो, ठीक है। सॉरी बहुत ज़्यादा गला खराब है, वेरी लो। आगे बात समझ में, क्यों, अरे आप देखते हो ना, मरकरी तो एकदम लिक्विड होता है, लिक्विड होता है मतलब कहीं भी वो सॉलिड रहा होगा, कब रहा होगा, जब बहुत ठंडी पड़ी होगी तब, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट है, गल जाएगा उतने में तो, है ना। ओके, समझ में आ गई बात आपको, जिंक कैडमियम मरकरी तो बहुत कम होता है। आप ग्राफ से भी देख रहे हो कि पहले बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है, बाद में घट रहा है, ठीक है। बस ये याद रखना, क्यों, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ऐसा क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 4 थे, ये तो कन्फिग्रेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख रहे हैं 2 3 4 5, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, ठीक है। D6 होगा, D6 होगा ना तो 4 अनपेड होंगे, D7 होगा तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, D8 होगा तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, D9 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और D10 में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन। भल कर देख लो, दिखा देता हूँ मैं आपको, 5 का डब्बा बनता है ऐसे, यहाँ CFT VBT तो कुछ लगाना है नहीं, सिंपल ऐसे, पहले एक D1 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D2 2 इलेक्ट्रॉन, D3 3, D4 4, D5 5, D6 करोगे, अब कितने अनपेड बचे, 4, D7 कितने बचे, 3, D8 कितने बचे, 9 2, D9 कितने बचे, 1, और D10। तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फिर घटते हैं, इसी की वजह से पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, पहले बढ़ा देखो फिर घट गया। आई बात समझ में। और अगर आपको कंपेयर करना पड़े 5D 4D और 3D से, 3D का कम, फिर 5D का, सॉरी 4D का, और फिर 5D का, ऐसा ही होगा। सॉरी, ओके। और सबसे कम होता है मरकरी का, एक ये भी याद रख दो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात है, लोएस्ट किसका होता है, मरकरी का, कितना, -38 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाईएस्ट होता है टंगस्टन का। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, और गाड़ी वगैरह की स्प्रिंग वगैरह, वो सब इसी की बनती है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गलेगा नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो इतना याद रख देना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बनेगा इसमें से। बढ़े आगे, अगला है, ये क्या है, IP, किलो जूल पर मोल में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, IP का ऑर्डर भी अपन लोग डी उसमें पीरियोडिक टेबल में लिख चुके हैं हालांकि, बट यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो
आप एक बार तो पीरियोडिक टेबल वाला ऑर्डर आपने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो वहाँ से लिखिए। मेरा काम है मैग्नीज और क्रोमियम में कंपेयर करना। देखो फर्स्ट आईपी ये मैं पीरियोडिक टेबल में भी कंपेयर करवा चुका हूँ, बट फिर यहाँ भी कंपेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट आईपी किसकी ज़्यादा होगी? मैग्नीज की ज़्यादा होगी क्रोमियम से। पहले क्रोमियम लिखता हूँ फिर मैग्नीज लिखता हूँ। क्रोमियम की मैग्नीज की ज़्यादा होगी। सेकेंड आईपी भी मैं रीज़न भी बता चुका हूँ, क्रोमियम की ज़्यादा होगी। और थर्ड आईपी वापस मैग्नीज की ज़्यादा होगी। मैग्नीज क्रोमियम पहले इसकी देखो किसकी ज़्यादा थी, इसकी ज़्यादा थी, फिर इसकी ज़्यादा हुई, फिर इसकी ज़्यादा हो गई वापस। मन करे मन, ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स देखोगे तो 5-6 बार आ चुका है। ठीक है, ओके। तो पहले और वैसे लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, आपको दिख ही रहा होगा। आईपी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ठीक है, ये आईपी की थ्योरी लिखी हुई है कि ये होता है, ये वो होता है, काम की बातें नहीं है। क्रोमियम की लो होगी, जिंक की हाई होगी। तो स्कैंडियम की लोअर होगी। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जाओगे तो बढ़ेगी। क्यों? लेफ़्ट टू राइट आईपी बढ़ती है। ठीक है, फिर आईपी की वो मैग्नीज और क्रोमियम की बात करता है ये। तो ये काम की चीज़ अपने है नहीं। एक बार आप देखो, थ्योरी पढ़ो तो पढ़ सकते हो, बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। और अगर आएगा भी तो अपन उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे कर लेंगे। कैसे करेंगे? मान लो आपको बोला है कि कॉपर +1 और जिंक +2 में किसकी आईपी ज़्यादा होगी, या मान लो कॉपर +2 बोला है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या होगा? D9। कॉपर +2 का D9, इसका क्या हुआ? D10। अब इसमें से स्टेबल कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? D10 स्टेबल है, तो आप बोल दो कि ये ज़्यादा है। मतलब ऑर्डर नहीं रटना है, जो क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे कर लोगे। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होता है S इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं D इलेक्ट्रॉन। D में मैं डैश लगा रहा हूँ, डैश मतलब 1 की तरह हो जाएगा यार, D अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, प्लस S इलेक्ट्रॉन। अब ये D अंडरलाइन का मतलब होता है अनपेयर्ड, मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं हो रहा है, मैं बना रहा हूँ ऐसे, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को वहाँ लिखने होते हैं। वैसे अपने को पता है स्कैंडियम के बारे में याद रखना है कि स्कैंडियम एक अकेला होता है जो सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। डी ब्लॉक मतलब ही ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक तो ट्रांजिशन है नहीं, तो ये तो वेरिएबल क्यों शो करेगा, बट डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। स्कैंडियम एक अकेला होता है जो वेरिएबल नहीं शो करता है। पहला क्वेश्चन। बाकी दो तो मिनिमम सबकी बनेगी। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? 2 है, सबसे ज़्यादा 2 कॉमन है। उसके बाद में 3 भी कॉमन है, उसके बाद में 4 भी कॉमन है। ओके, +5। अब ये मैग्नीज +7 दिखाता है, हाईएस्ट कौन दिखाता है? मैग्नीज दिखाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? इसमें मैग्नीज दिखाता है, तो ये भी आता है बस। और ये जो डार्क कर रखे ना, ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे ये बात समझ में आ गई ना, कॉमन कौन कौन सी हो गई। उसके बाद देखो इसमें तो ये कॉमन है सबसे, इसमें टाइटेनियम में ये इसको डार्क कर रखा है NCERT ने, तो ये कॉमन है। वेनेडियम की +5 स्टेबल होती है, इसकी ये +3 स्टेबल होती है, +6 भी। बाकी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेकिन स्टेबल कम होती है। इसमें 2, 7, इसमें 2 और 3, इसमें 2 और 3, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। समझ में आ गई? डार्क किया मतलब ये जो है ना जनरली शो करते रहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ ऑक्सीजन दिखा रहा है और दिखा रहा है, तो जब भी किसी को अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना हो, तो वो क्या करेगा? या तो फ्लोरीन का साथ लेगा या ऑक्सीजन का साथ लेगा। मतलब उस एलिमेंट में फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही होगा और कुछ भी नहीं होगा।
बाकी ये सारी बातें इसी का कर रहा है कि जिंक +2 में होता है, कॉपर 1 और 2 होता है, निकल 2 होता है, कोबाल्ट 2 और 3 होता है। ये सब अपन इसमें देख चुके, यही बातें चल रही है। ठीक है, अब देखो हायर वाली जितनी भी है ना, हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें कितनी होती है, ये पाई एक्सेप्टर, पाई कैरेक्टर लिगैंड, ये अपन कोऑर्डिनेशन में कंपेयर कर चुके, पढ़ चुके। कार्बोनिल जितने भी होते हैं ना, कार्बोनिल, निकल का ये कार्बोनिल हो गया, आयरन का हो गया, ऐसे ही उसका कोबाल्ट का भी होता है, इनमें सब में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बात पहले भी कर चुके हैं, अब दोबारा भी कर लिए। ठीक है, और दूसरी बात, कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कौन सा स्टेबल है सब में से, ऐसा तो हमेशा याद रख देना, अगर D0 आ रहा हो, D5 आ रहा हो, D10 आ रहा हो, एम्प्टी, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड, तो ये मान लो D1 और 0 में से कंपेयर करवाए तो D0 ज़्यादा होगा, D4 और D5 में से कंपेयर कराए तो D5 ज़्यादा स्टेबल होगा, D8 या D9 में से कंपेयर करवाए तो D10 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाली ऑक्सीडेशन, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे स्कैंडियम का एक क्वेश्चन करवाते हैं, स्कैंडियम +2 और स्कैंडियम +3, इसमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप, रटना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, ये आ गया D1 और ये आ गया D0, कौन स्टेबल होगा आप खुद बोल दोगे, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, आयरन का +2 और +3, अब कौन सी स्टेबल है, दोनों दिखती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे D6 है, D5 है, ये हाफ फील्ड है, ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो ऐसा ही अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक लाइन लिखनी है, क्रोमियम जो होता है ना, क्रोमियम में +3 स्टेबल होता है, रीजन होता है इसका T2G और EG, इसके T2G में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ ठीक है, कलर दो, 1 2 3, तो रीजन क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G। अब पता ना ये T2G होता था, ये EG होता था, तो ये इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में कॉपर में एक तो ये इन्फॉर्मेशन, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल होता है कॉपर +1 से। हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D9 होगा और इसका D10 होगा। अब D10 वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर +1 को अगर आप लोगे ना तो वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा, किस में, कॉपर +2 में और कॉपर में। इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब है इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है एक्वस मीडियम में। तो कॉपर कौन सा स्टेबल है, +1, क्यों है, रीजन बता दिया मैंने आपको। इससे ज़्यादा कोई बड़े क्वेश्चन आते नहीं है। एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का, देखो वैसे क्वेश्चन आएगा तब मैं वहाँ और अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा। देखो स्कैंडियम +2 क्या कैसा बिहेव करेगा, अब सीधी सी बात है, स्कैंडियम का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये आता है D1 आता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो D0 हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है, इस इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, स्कैंडियम +3 बन जाएगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्कैंडियम +2 क्या कर सकता है, स्कैंडियम +2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब दूसरों का रिडक्शन करना, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब होता है दूसरों का रिडक्शन करना। ठीक है, ये वैसे भी देख लो, स्कैंडियम +2 से +3 में गया, खुद का हुआ ऑक्सीडेशन, तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन, तो दूसरों का रिडक्शन करेगा, तो कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। फुल लिख देता हूँ मैं आपको, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसा आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट से, मैक्सिमम कौन दिखाता है, क्रोमियम का एक एक्सेप्शन है, कॉपर का एक्सेप्शन है, बाकी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बता दोगे, और रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग की बात करोगे। एक और बताता हूँ,
जैसे Fe+2 है, Fe+2 क्या कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो D6। आपके मन में खुद अपने आप आ जाएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देगा और छोड़ते ही ये बन जाएगा Fe+3 बन जाएगा, वो D5 हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल है। तो D6 से D5 अपने आप जाएगा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ये Fe+2 क्या हो गया, इसको ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, तो Fe+2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मानते हैं अपन Mn+5 की बात करते हैं, Mn+6 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो Mn+6 की बात करेंगे तो Mn होता है, Mn का नॉर्मल मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक होता है D5S2। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब कर दो, बाप रे 6, तो हो जाएगा D1, हुआ D1। अब ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देना, बस ऐसा ही क्वेश्चन करने हैं अपने को, ठीक है। और क्वेश्चन आएंगे तब और आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने ये 2 क्वेश्चन समझाए आपको, और ऐसे क्वेश्चन अपने सामने आएंगे तब अपन और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। सॉरी। उसके बाद में फिर आता है कलर वाला प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी अपन कोऑर्डिनेशन कम, इसमें कलर की प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन करवाते हैं लोग, कलर प्रॉपर्टी। तो कलर प्रॉपर्टी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे होती है, और ऐसे क्वेश्चन अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कर चुके हैं, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, कोई नया कंसेप्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वही कंसेप्ट लगाएंगे अपन लोग कोऑर्डिनेशन वाला, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, कोई नया कंसेप्ट नहीं लगाने वाला यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी नया कंसेप्ट यहाँ बिल्कुल भी नहीं लगाने वाले अपन लोग। वही म्यू बराबर n+2 वाला फॉर्मूला, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में एक और बता सकते हैं कि V+2 जो होता है ना, आप NCERT में टेबल बनी हुई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, उसमें जा करके देख लेना कि उसकी इसके ना म्यू होता है, एक तो होता है कैलकुलेटेड, एक होता है थ्योरेटिकल। तो थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड में कुछ डिफरेंस आ जाता है, आप देखना वहाँ टेबल बनी हुई है NCERT में, उसका कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल देखोगे NCERT में तो उसमें डिफरेंस आता है। लेकिन वेनेडियम ये V+2 है ना, इस पर कोई डिफरेंस नहीं होता है, बहुत कम डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट बराबर है। ये जेई में पूछा हुआ था कि किसका कैलकुलेटेड और थ्योरेटिकल म्यू बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आया है। उसके बाद में अगला आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए एक ही कंडीशन होती है कि कोई भी कैटलिस्ट का काम करता है तब वो है उसका रीजन होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, देखो लोग समझाते हैं, NCERT ने भी समझा रखा, मॉडल में भी होता है, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ, लिखने का कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, टिक लगा लोगे। देखो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ऐसी चीज़ जो खुद के कंपोजिशन में चेंज बिल्कुल भी नहीं करती है, इनिशियल और फाइनली बराबर होती है, तो और उसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट कैसे बदलेगा, वो अपने पहले स्ट्रक्चर में चेंज करेगा। मान लो कोई चीज़ कैटलिस्ट है, मान लिया कि हेबर प्रोसेस में आयरन कंपाउंड है, तो मान लेते शुरुआत में वो Fe+2 में मान लेते हैं, है ना, तो बाद में वो बीच में Fe+3 में जाएगा, 3 में जाके रिएक्शन करेगा उससे, और बाद में वापस Fe+2 में चला जाएगा। तो इनिशियली और फाइनली तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वो सब बातें पॉसिबल हो पाई। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। बाकी आपको बहुत सारे प्रोसेस के कैटलिस्ट याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हेबर प्रोसेस होता है, हालांकि आप हर जगह पढ़ते हैं हेबर्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बनाते क्या है, NH3 फॉर्मेशन। देखो यहाँ तो प्रोसेस का नाम लिखते हैं, यहाँ बनाते क्या है, NH3 बनाते हैं ना, और यहाँ लिखते हैं कैटलिस्ट, इसमें होता है आयरन। दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं। कैटलिस्ट कौन सा होता है, V2O5 होता है। अगला ओस्टवाल्ड प्रोसेस,
आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। आप मेरे को @ टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं मैंने सबका PDF सेंड कर दूंगा आपको। ओस्टवाल प्रोसेस, इसमें क्या बनाते हैं ओस्टवाल प्रोसेस में? नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो होता है प्लेटिनम। अगला, ये अलग अलग अपने NCERT के चैप्टर में अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने एक जगह आपको लिख दिया है। मतलब मैं भी एक तरह से नकल ही कर रहा हूँ किसी मॉडल की, मतलब मॉडल नहीं, जो कॉपी होती टीचर की उसी की, बट उन्होंने लिखा रखा है तो मैं भी आपको लिखा ले रहा हूँ उसी से। ठीक है, तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजन का फॉर्मेशन जो भी हो, है ना, इसमें अपन क्या बनाते हैं, वो ऑयल बनाते हैं। हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, वो वनस्पति घी बनाते हैं जो डालडा, उसमें निकल काम में लेते हैं। आप हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ आता है। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं अपन लोग एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ बनता क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। आप देख रहे हैं, कॉपर वाला क्वेश्चन NCERT में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कॉपर आता है। अब आपको ऐसा पता लगेगा शायद कि यार ये तो हम वहाँ पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ये मेटल्स जो आ रही है वो सारी D ब्लॉक की काम आ रही है। और अगला है पॉलीमराइजेशन। तो इसमें पॉलीमर बनता है पॉलीथीन। ठीक है, तो उसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल C2H5 को इथाइल बोलते हैं, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इनका मिक्सर होता है, इसको बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ये पॉलीमर वाले चैप्टर में आता है। तो ये सारे आपके हो गए उसके फॉर्मेशन के, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको वर्ड याद रखना है। इसके अलावा क्या रीजन होते हैं, एक और रीजन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप दोनों पे टिक लगाओगे। मान लो ऑप्शन पहला आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोथ, तो आप लगाओगे बोथ पे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दो फर्जी ऑप्शन हो तो आप वेरिएबल एक सेलेक्ट करना होगा, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सेलेक्ट करोगे। अगला प्रॉपर्टी आता है एलॉय का फॉर्मेशन। एलॉय का मतलब होता है दो मेटल को मिक्स किया और एक नई मेटल बना दी, जैसे पीतल होता है ना। तो उनमें क्या करते हैं, दो मेटल लेते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि साइज में मान लेते हैं एक है RA मेटल, एक है B मेटल। इनकी साइज में अगर 15% का डिफरेंस हो, साइज का डिफरेंस कितना हो 15%, तो वो मेटल एलॉय फॉर्मेशन कर सकती है। आप अपनी मन मर्जी से कभी भी एलॉय नहीं बना सकते हो। तो एलॉय होता क्या है, एक तरह का, ये होता है एक तरह का सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्वेंट होगा और एक होगा सॉल्यूट। दोनों ही सॉलिड होते हैं इसमें। तो एक तरह का होमोजीनियस हो गया ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, यहाँ होमोजीनियस भी लिख देता हूँ। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है जिसमें दोनों सॉल्यूट्स आपको दिख रहे हैं, दोनों सॉलिड है। जैसे अपन बात करते हैं, पहला एक मेटल की बात करते हैं, आपको ब्रॉन्ज मेडल की बात करते हैं। ब्रॉन्ज, आपने देखा होगा कि फलाने खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। एक और होता है ब्रास, इसको बोलते हैं पीतल। देखो, इसमें होता क्या है कांस्य में, इसमें जेड आ रहा है। देखो, पहली बात तो इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, जेड आ रहा है, तो इसमें कॉपर तो दोनों में होगा ही होगा। ठीक है, कॉपर तो होता ही होता है, आपको पता है। इसमें जेड आ रहा है तो इसमें जेड नहीं होगा, और इसमें एस आ रहा है तो इसमें एस नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा एस मतलब SN, टिन, सॉरी। और इसमें जेड नहीं आ रहा है तो इसमें हो जाएगा जेड, यानी कि जिंक। हालांकि हिंदी वालों के लिए बहुत आसान है, पीतल को ऐसे याद रख लो, पिताजी। पीतल बराबर तांबा और जिंक, हिंदी वाला कोई है तो। ठीक है, आगे बात समझ में। इनमें क्या होता है, फिक्स परसेंटेज होता है।
ये होता है 70 to 80%, मान लेते हैं अपन, अप्रोक्स मान रहे हैं 80%, तो ये कितना हो जाएगा 20%। ज़रूरी नहीं है 70% हो, ये वेरी कर सकता है कुछ डाटा, लेकिन अपने को, मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपको रफ आइडिया ही रखना है। अगला आता है एक गन मेटल। इसमें एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, ब्रॉन्ज और ब्रास दोनों को मिला दो, तो कॉपर दोनों का मिला दोगे, और टिन और जिंक, इन दोनों को आपस में मिला दिए तो क्या बन गया, गन मेटल। ठीक है, ओके। उसके बाद एक घंटी भी बजाते हैं, ये ना जेई में आया हुआ है, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको, जेई में आया बेल मेटल। गन मेटल मतलब आपको बता रहा है जैसे गन वन बनेगी, बंदूक की गोलियाँ वगैरह, वो बेल मेटल में जो घंटी बजती है ना। तो इसमें क्या होता है, घंटी वैसे होती कितनी है, होती तो घंटी इसी की होती, पीतल की। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, सॉरी इसकी कांस, क्या बोल रहा मैं, बेल मेटल बोल रहा हूँ, हाँ तो बेल मेटल है तो कांसे की होगी घंटी, कॉपर प्लस टिन। लेकिन ये वाला कंपोजिशन इसमें नहीं मिलेगा, अलग ही कंपोजिशन मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा स्टील होता है। अब स्टील में डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिक्स होती है। हाँ, इसमें एक कार्बन भी मिक्स होता है, याद रखना, कार्बन। स्टील में आपको पता है आयरन होगा, देखो आयरन होगा, कार्बन होता है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा है ना एलॉय है जिसमें ना नॉन मेटल शामिल है, ये देखो ये क्या है, नॉन मेटल है, बाकी सारे में क्या थे, मेटल थे, तो इसमें क्या है, नॉन मेटल भी शामिल है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, आयरन होगा। उसके अलावा बहुत सारी फर्जी मेटल होगी, और स्टील भी एक तरह का होता नहीं है, कुछ निकल स्टील बोलते हैं, कोई मैग्नीज स्टील होता है, कोई स्टेनलेस स्टील होता है, कोई टंगस्टन स्टील होता है। तो आपको नाम से पता लगा यार, क्रोमियम स्टील बोल रहा हूँ तो क्या डालोगे, क्रोमियम डालोगे ना, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ। अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड जो होता है ना वो खुद, अब ये ऐसी फर्जी बातें आती नहीं है, गोल्ड में बात कर दूँ मैं अगर आपको, अगर 100%, अगर आपको बोलता है कि 20 गोल्ड को अपन उसमें मेजर करते हैं, आपको पता है ना कैरेट में, अगर कोई 24 कैरेट गोल्ड है तो उसका मतलब वो 100% प्योर है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, जेई में आता है यहाँ नहीं आएगा, जिपमर में आता है यहाँ नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा है, मान लो यहाँ कुछ X% कैरेट है, 24% नहीं है वो, 24 कैरेट नहीं, सोना नहीं है, 24 कैरेट सोना था ना, उसको बोलते हैं खरा सोना। बाकी वाला में क्या होगा, सोना तो होगा ही होगा, AU मतलब सोना, प्लस साथ में चांदी मिला लेंगे लोग, साथ में कॉपर मिला लेंगे लोग। ठीक है, तो ये सब होता है। एक मेटलर्जी की बात भी मैं आपको शायद यहाँ कर दूँ, मैं एलॉय है ना इसीलिए मेटलर्जी में शायद बता पाऊँ या नहीं बता पाऊँ। नीट 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 17 में भी आसपास में क्वेश्चन आया था, 21 में भी आया था। कार्बन जो होता है ना, आयरन का जब प्योरीफिकेशन करते हैं तो एक बनता है रफ आयरन, मेटलर्जी में है इसलिए आप यहाँ याद कर लो, बढ़िया रहेगा। फिर बनता है स्टील भी बन सकता है, कास्ट आयरन बनता है, पिग आयरन बनता है, एक प्योर आयरन बनता है। इन सब में परसेंटेज कुछ ना कुछ कार्बन होता है। कार्बन कितने परसेंट है इसमें, 0.25 तक होता है रफ आयरन में, इसमें 2% तक कार्बन होता है, तक मतलब कम हो सकता है इससे। इसमें 4% तक कार्बन होता है कास्ट में, इसमें 5% तक होता है, मतलब ये याद रखना पड़ेगा आपको। और ये डाटा सारे स्टैंडर्ड डाटा हैं, आप NCERT वाले एक बार मैच कर लेना, ज़रूरी नहीं है कि वो इनसे मैच करें, आपको NCERT वाले याद करने। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं, कल थोड़ा बहुत बचा कुचा अपन डी ब्लॉक कल फिनिश कर लेंगे, डी ब्लॉक। फिर अपने पास में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ F ब्लॉक बचेगा। कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ, जितनी थ्योरी पढ़ाई हो ना उसी थ्योरी में। एक और चीज़ रह जाती है, चलो बता देता हूँ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड मान लेते हैं, इस ये क्या होता है, ये एक एलॉय की तरह ही है बट एलॉय नहीं है। मान लेते हैं ये कॉपर की एक लेयर थी,
डी ब्लॉक का कोई भी मेटल हो सकता है, जरूरी नहीं कॉपर हो, ठीक है। अब इसको एलॉय क्यों नहीं बोलते? एलॉय की कंडीशन है कि भाई 15% तक का साइज़ में डिफरेंस होना चाहिए, और अगर अब 15% का डिफरेंस नहीं है तो अपन इसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। सॉरी यार, आज बहुत हालत ख़राब है। ये वॉइड के अंदर में कुछ दूसरी मेटल आ गई। ये अपन कोई भी डी ब्लॉक की मेटल है, और ये रेड वाली जो है ये क्या हो सकता है आपका? कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन, बोरॉन, ये सब, ये छोटे छोटे स्मॉल। तो बड़ी बड़ी चीज़ें में छोटी छोटी जैसे फंस जाती है तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत बार नीट में आ चुकी होती है, ठीक है। पहली बात तो कौन कौन इसमें आते हैं, ये पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये मेटल के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं, पहले से ज़्यादा हार्ड हो गए, वेरी हार्ड कंपेयर टू मेटल। पहले मान लो आयरन था तो आयरन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, अगर ये ऐसे इंटरस्टिशियल बन गया तो मेटल के कंपेयर में बहुत हार्ड हो गया, ठीक है। कंडक्टिविटी मान लीजिए पहले आयरन कंडक्टर था, 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा था अब भी उतना ही पहुंचाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रैप हो जाएंगे छोटे छोटे से, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, नॉट फिक्स फॉर्मूला। आप एनसीईआरटी में एक बार जाके देखना, इसने अजीबोगरीब फॉर्मूले लिखे पॉइंटों वाले, जैसे कि अजीबोगरीब ही कुछ ज़्यादा, मतलब Fe टंगस्टन के साथ में नाइट्रोजन अगर मान लो ऐड हो जाता है तो नाइट्रोजन 0.5 ऐसे इस टाइप की। आप एनसीईआरटी वाले एक बार देख लेना, ठीक है। टाइटेनियम के साथ में कार्बन ऐड हो जाता है, टाइटेनियम कार्बन मान लो 0.7% ऐड हो गया, तो ये कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी है, ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा हुआ है। तो ये आपको एनसीईआरटी से एक बार देखना है, जो जो लिखे हैं उनको एक बार देख लेना, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा माइंड में रख लेना उनको, ओके। बाप रे, बहुत हालत ख़राब है आज मेरी। हाँ ठीक है, उसके बाद में ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्टिव नहीं करेंगे, रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पहले बेचारा हाँ आयरन था या डी ब्लॉक का कोई मेटल था, वो रिएक्शन कर ले रहा था, ये अब रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, आपने देख ली। कल अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने मैंने कंसेप्ट बताए उसी पे अपन क्वेश्चन करेंगे। कल कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको पता है? आपको पहले एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ज़्यादा एफ ब्लॉक बड़ा होता नहीं है। उसके बाद में अपन क्वेश्चन करने वाले इसमें करीब 50-100 और मतलब 150 के आसपास क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। अभी मैं सो जाता हूँ।